हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी मध्य प्रदेश पुलिस 2025 अगर 30 अक्टूबर का लिए है तो दोस्तों आपके लिए जीके जीएस से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। सो दोस्तों अगर हमें नहीं लगता कि अगर 50 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कभी भी क्वेश्चन आपको छूटेगा। सो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसके लिए आपको किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, आपको लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, पहले असरों की उत्पत्ति कब होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के उद्गम के समय, यानी कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उसी समय होता है पहले सूर्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि काल्डेरा किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ज्वालामुखी से क्या है, संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं और खास करके एमपी पुलिस के करते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जिस ज्वालामुखी में उद्दर कभी नहीं हुआ वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शांत ज्वालामुखी कहलाता है, यानी कि जिस ज्वालामुखी में उद्दर कभी नहीं हुआ यानी उफान नहीं माला तो आखिर शांत ज्वालामुखी न होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ओजस डेल सलाडो और अंजीटा, जिसे चिली के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एमपी पुलिस के लिए एमवीविया प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों शांत जो है एकांगुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वह यानी कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कनौज। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कनौज था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज में किया करता था। आपका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी यानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हरियाणा में स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वर्तमान में कनौज किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थित है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 11 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रतीन नगर कौन सा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न आपको लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन है। ठीक है, आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के लिए रूप में किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि हर्षवर्धन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत में एडिपति का अर्थ क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी जलाशय की भूमि क्या कहलाता है, जलाशय की भूमि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्पभूति यानी पुष्पभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिकार था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमिकार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पुष्पभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, 6 मतलब 6 कट्ठा हुआ यानी कि मान लीजिए 6 क्विंटल हुआ तो 1 क्विंटल आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शिलभद्र हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजतंत्रंगी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 21 नंबर प्रश्न कहता है कि राजतरंगिणी
नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कल्हण ने हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दुर्लभ भवन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन आपको नहीं गिरेगा। ताकि अगर डेली अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं, MVVI प्रश्न आपको हर टॉपिक से कैसे एग्जाम निकाला जाता है आपको हम बताते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतिम नगर नामक नगर को किस शासक से बसाया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर अंतियो यानी कि अंतिम वर्णन से बसाया गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्पल वंश का क्या हुआ था, मतलब उदय हुआ था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कनौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया है, तो कब किया है? तो 643 ईस्वी में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 643 ईस्वी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 26 नंबर प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासनकाल हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन को हुआ था। ठीक है, यशोवर्मन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हेन सांग की रचना की क्या नाम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा CU की हो जाएगा। आपका राइट आंसर CU की हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुरक्षा वल्व किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जागरम ज्वालामुखी में होते रहता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है MVVI प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया है? तो आप जानते हैं कि कुत्ता को बनाया। ये आपके लिए मतलब MVVI प्रश्न है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन खास करके MP पुलिस के लिए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर यानी कि घिस कर यानी दोनों को आपस में घिसाया और उसको पिघला दिया? तो आपका राइट आंसर होगा डेवी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? बर्फ के दो टुकड़े को घिस कर पिघला दिया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हीलियम गैस को होता है। इसका परमाणु संकेत क्या होता है? H यानी कि हीलियम होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कण जिसे RBC रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों जो खून होता है वो कहाँ बनता है? यानी अस्थि मज्जा में बनता है। आपका राइट आंसर MVVI प्रश्न। ऐसा कोई मतलब एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ये प्रश्न नहीं आता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 120 दिन हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण जिसे WBC जो व्हाइट ब्लड सेल कहलाता है, इसका जीवन काल मतलब कितना दिन तक जीवित रहता है? तो 2 से 4 दिन तक, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो 120 दिन के कौन? तो लाल रक्त कण जो RBC के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत रक्त कण जिसे WBC को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट कहा जाता है। किसको? WBC को, जिसे श्वेत रक्त को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण जो RBC है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो किससे होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से शरीर का ताप का नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 39वां प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी O ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा AB ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक और दो मतलब क्वेश्चन हम बताने वाले हैं कि दोस्तों जब भी अगर पूछे सर्वदाता ना तो O को और सर्वग्राही तो AB को। अब ये भी याद रखिएगा O जो है वो सब से ले सकता, O जो है वो O से ब्लड ग्रुप ले सकता है यानी खून ले सकता है, लेकिन AB जो है वो AB को दे सकता है, AB को ले सकता है। हाँ O जो है वो सभी को दे सकता है, लेकिन O जो है खाली O से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता है खून। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं यानी 41 नंबर प्रश्न कहता है
कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या होता है? रक्तचाप मापने की यंत्र, जिसे हम लोग बीपी के नाम से जानते हैं कि बीपी नापा रहा है, ठीक है, ब्लड यानी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पलीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, देखिए यानी पाचन हो जाए, ठीक है, पाचन तो हो रहा है तो कौन करेगा, ठीक है, छोटे आंत मतलब अंदर गया, लेकिन प्रारंभ मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ? तो पहले मुख से, यानी कि मुंह में ही तो भोजन लोग डालते हैं, तो पहले मुख से, आपको याद करना है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ रहता है? तो यकृत के बगल, जो लीवर के नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो हमेशा यकृत में संचित रहता है। आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है, कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की बड़ी ग्रंथि कहाँ है? तो यकृत। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, आपका सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट मतलब अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पीयूष ग्रंथि को और किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका 49वां प्रश्न कहता है कि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि से जाना जाता है, वो क्या किस में रहता है? तो वो मस्तिष्क का एक भाग है, यानी जो पीयूष ग्रंथि हो किसका भाग है? तो मस्तिष्क का, ठीक है। आपका अगला प्रश्न यानी 50वां प्रश्न कहता है और आखिरी प्रश्न कहता है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपके लिए एमबीबीआई प्रश्न है 206 होती है। सो दोस्तों हम इस तरह आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके प्लस जीएस से क्वेश्चन आपको हम कराए हैं, एमबीबीआई प्रश्न हम बताए हैं एमपी पुलिस के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आपको भी इसी तरह का अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना पसंद लगता है और अगर आपको भी किसी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगर प्ले लिस्ट में अगर आप जाइएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो आपको एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ शेड्यूल से ही आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर आपको क्वेश्चन से लेकर एनालिसिस आपको कर दिया गया है कि कैसे एग्जाम को निकालना है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए, एमपी पुलिस में सारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में चलेगा कि एमपी पुलिस के लिए कितना पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन एमपी पुलिस के लिए कितना पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।